अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरैदी के साथ। मैं हूं रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी हम डेवलपमेंट्स हुई है। सबसे पहले बात करेंगे काजी फायद साहब को लेकर। तो चीफ जस्टिस ने जवाब दे दिया मंसूर अली शाह को, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मंसूर अली शाह ने उन पर कहा था कि आपने मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से क्यों निकाला है? और मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकालना जो है वो शफ़ाफ़ियत पे गहरा सवाल है। काज़ी फ़ायज़ ईसा ने उसका बड़ा मुफ़स्सल जवाब दिया है। पहली बात तो काज़ी फ़ायज़ ईसा ने कहा है कि जब मुनीब अख्तर साहब गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए और उन्होंने कहा कि मैं कोई केस नहीं सुनूँगा गर्मियों की छुट्टियों में, तो हमने उन्हें कहा कि फिर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कमेटी में भी ना आएँ और आपके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं याह्या अफरीदी, वो उस कमेटी में आ जाएँ क्योंकि आप तो गर्मियों की छुट्टियों पर हैं। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा, हाँ, मैं केस सुनने के लिए गर्मियों की छुट्टियों पर हूँ, लेकिन कमेटी के में मैं ज़रूर शामिल हूँगा ताकि कोई केस मेरी मर्ज़ी के बगैर ना लग सके। तो उन्होंने कहा, क्या मुनीब अख्तर ने अपने बाद जो सीनियर जज था, उसके साथ रवैया उनका गैर मुनासिब नहीं था? उन्हें उन्हें उनके लिए जगह नहीं देनी चाहिए थी, आज अपने लिए जगह माँग रहे हैं। फिर मुनीब अख्तर का रवैया साथी जजों के साथ, सीनियर जजों के साथ बहुत गलत था। उन्हें कहा मुनीब अख्तर साहब सुबह आते हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, 11:30 बजे घर चले जाते हैं, सिर्फ अर्जेंट केस सुनते हैं, स्टे देते हैं। ऑडियो लीक्स पर भी स्टे दिया हुआ है और दोबारा केस लगाने का कहें तो लगाने नहीं देते। 63A का केस लगाने नहीं देते और दीगर जो केस जब लगाने की बात की जाए तो रुस जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो आज तो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का कच्चा छट्टा खोल कर मेज़ पर रख दिया है कि असल में मुनीब अख्तर साहब क्या चीज़ हैं, केस लगाने में कितनी रुकावट पेश करते हैं, वो क्या काम करते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा ने मुनीब अख्तर का पोस्टमार्टम कर दिया है और वो पोस्टमार्टम आज अवाम के सामने है और वो अपने पोस्टमार्टम के साथ अवाम के सामने अवाम की अदालत में खड़े हैं, लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, छु गर्मियों की छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो ऐसे जो तमाम उनके हक़ाइक़ सामने आए हैं, मुझे लगता है इसके बाद तो मंसूर अली शाह के पास कोई जवाज़ ही नहीं रह जाता कि वो मुनीब अख्तर की हिमायत करें। वो एक सियासत है सुप्रीम कोर्ट में जो जारी है, लेकिन काज़ी साहब के जो जवाब है, उसने ये साबित कर दिया है कि वो मंसूर अली शाह का ख़त भी एक सियासी था, उसमें हक़ाइक़ कोई ना थे। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मखसूस नशिस्तों को लेकर। तो मखसूस नशिस्तों के मामले में पेश रफ्त ये इलेक्शन कमीशन का वजाहत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इस फैसले को आप मौजूदा सियासी मंजरनामे में कैसे देखते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन ने सादा-सी बात सुप्रीम कोर्ट से पूछी है कि भाई आपके फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट को तब्दील कर दिया है और वो तब्दील भी उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया है, माज़ी से किया है और कहा है कि माज़ी से उसका इतलाक होगा। अब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून साज़ी का जो हक है पार्लियामेंट का, उसको सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मान चुकी है कि माज़ी से कानून साज़ी की जा सकती है। अब इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि जब कानून साज़ी हो जाए तो अदालती फ़ैसले पर तो अमल नहीं होता और अब जब कानून साज़ी हो गई है तो हम अदालती फ़ैसले पर कैसे अमल करें? या तो आप उस कानून को ख़त्म करें या आप फिर अदालती फ़ैसले को ख़त्म करें। तो इस तनाज़ुर में उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये माँगा है कि आप बताएँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें कानून के मुताबिक हम फैसला करें या अदालती फैसले के ऊपर। एक अच्छी पिटीशन है। अब ये सुनेगा कौन? सवाल ये है कि ये पिटीशन इलेक्शन कमीशन की सुनेगा कौन? क्या वो 8 जज ही इसको सुनेंगे? नहीं, इसको वो 8 जज नहीं सुनेंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुनेगा। फुल कोर्ट में ये भी हो सकता है कि मुशर्रत हलाली भी आ जाएँ और जो एड हॉक जजेस लगाए गए हैं वो भी आ जाएँ। मुनीब अख्तर साहब ने पहले उन एड हॉक जजेस को जो है वो रेगुलर केसेस सुनने से कमेटी में रोका था, लेकिन अब तो कमेटी बदल चुकी है। कमेटी नया जो फुल कोर्ट बनाएगी उसमें एड हॉक जजेस को डाल सकती है। तो क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हैं वो मिलकर इस केस को सुनेंगे या सिर्फ वो 8 जज सुनेंगे? अगर तो काज़ी फ़ायज़ ईसा मुकम्मल फुल कोर्ट बनाते हैं जिसमें एड हॉक जजेस भी, मुशर्रत हलाली भी, सब भी, तो फिर तो ये 8 जजेस की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। फिर तो ये 9-8 हो जाएगा, 10-8 हो जाएगा और ये जो है मखसूस नशिस्तों वाला सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकल भी सकता है। लेकिन
क्या फुल कोर्ट में वही 13 जज होंगे जो 8-5 वाले थे, या पूरा 17 का हो जाएगा, या 19 का होगा? ये फुल कोर्ट का जो फैसला है उस बेंच से समझ आएगी। 8 जजों का तो ख्याल होगा कि ये एप्लीकेशन हमें दे दी जाए, हम 8 जज ही इसका भी फैसला कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के आने के बाद, अब जबकि कमेटी जो है उसमें मुनीब अख्तर साहब की छुट्टी हो चुकी है, अमीनुद्दीन आ चुके हैं, तो ये फुल कोर्ट जो बनेगा, ये 17 या 19 जज जितने सुप्रीम कोर्ट में सारे जज हैं, डॉग्स मिल के सबका मिलकर ये बनेगा, वरना ये नहीं बन सकता। जी। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे वानी पीटीआई को लेकर। तो वानी पीटीआई की जानिब से जलसा मंसूख कर दिया गया है जो रावलपिंडी में हो रहा था। उन्होंने कहा है क्योंकि हमें पता है कि हमें इजाजत नहीं मिलेगी जलसे की, तो इस वजह से अब हम एहतजाज करेंगे। तो आप उनकी इस एहतजाज को कैसे देख रहे हैं, क्या ये कामयाब मुझे होता लगता जा? है मुझे लगता है तहरीक इंसाफ वालों ने जाके ना इमरान खान को बताया है कि हमने कोई नहीं जलसा जुलसा करना, आप ये जो पिंडी जलसा अनाउंस कर रहे हैं, हमने कोई नहीं करना। आप पहले तो देखें ना, इमरान खान साहब कहते थे वो इजाजत दें या ना दें हम करेंगे, बगैर इजाजत के भी करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अगर मीनार पाकिस्तान की इजाजत नहीं मिलती तो जाके मीनार पाकिस्तान ही करें। एक तरफ आपका स्टैंड है कि इजाजत ना भी मिले तो जलसा करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमें पता था इजाजत नहीं मिलनी लिहाजा हमने मुलतवी कर दिया। भाई जब ना मिलती तब मुलतवी करते, हो सकता है इजाजत दे देती, गवर्नमेंट लाहौर की भी तो दे ही दी थी ना आपको। तो मेरे ख्याल में पीटीआई खुद जो एज अ पार्टी है वो पिंडी जलसा करने से भाग गई है, और उन्होंने इमरान खान को बताया कि हमने कोई नहीं पिंडी से जलसा जुलसा करना, या आप पिंडी से लड़े लुड़े, हमारा पिंडी से लड़ने का कोई मूड नहीं है। लिहाजा ये जलसा को एस्टेब्लिशमेंट की दरखास्त पर मुलतवी नहीं हुआ है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कोई दरखास्त नहीं दी, कोई आजम सवाती नहीं गया। अब मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत ने इमरान खान से माफ़ी मांग ली है कि भाई हम तुम्हारा ये काम नहीं कर सकते, हमारी तरफ से माजरत समझो। अब ये जो पिंडी में एहतजाज वाली बात है, जो जलसा नहीं कर सकते उन्होंने एहतजाज क्या करना है? कहीं 2 लोग निकल आए, 4 निकल के सेल्फी बना के एहतजाज हो जाएगा, कोई विक्ट्री का निशान बना लेगा, कोई रैली नहीं निकल सकती, कोई टायर को आग नहीं लग सकती, कोई बाकायदा एहतजाज नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ पिंडी का जलसा करने से भाग गई। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे वजीर आला पंजाब के मस्बत इकदाम को लेकर। तो उनकी जानिब से आज मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है। तो इस आप फार्मिंग प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं, अंदर की बात क्या? देखिए, श्रिम्प फार्मिंग जो है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, झींगों की फार्मिंग। साउथ पंजाब में बहुत सी बैरन लैंड है जिस पर कोई फसल नहीं होती, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बंजर जमीन है, पड़ी है। मई में मरियम नवाज ने उसके 100 एकड़ पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, श्रिम्प फार्मिंग के पॉन्ड्स बना के। आज उन्होंने सहाफियों को ये पॉन्ड्स दिखाए हैं, और यहाँ पर जंबू प्रॉन जो 30 ग्राम का बड़ा झींगा होता है वो तैयार हो गई है, उसकी 100 टन फसल तैयार हो गई है। अब मरियम नवाज ने ये बताया है कि अगर ये झींगों का साउथ पंजाब में हम 1 लाख एकड़ पे फार्मिंग कर लें तो पाकिस्तान को सालाना $1 बिलियन की आमदन होगी। और साउथ पंजाब में इस तरह की बैरन लैंड कोई 90 लाख एकड़ के करीब मौजूद है, जिस पर कोई फसल नहीं होती, कोई घास नहीं होती, कुछ नहीं होता, बैरन लैंड है, बंजर जमीन है। तो इस बंजर जमीन को, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इस पर श्रिम्प फार्मिंग करने का है, और अगले 1 साल में वो 1 लाख एकड़ पर ये श्रिम्प फार्म्स बनाना चाहते हैं। इसके लिए लोगों को जमीन भी सरकारी दी जाएगी, लोगों को बिला सूद कर्जे भी दिए जाएंगे, लोगों को टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाएगी, लोगों को सीड भी दिया जाएगा, लोगों को झींगे भी दिए जाएंगे, ताकि वो श्रिम्प फार्मिंग कर सकें। ये श्रिम्प फार्मिंग साल में 2 दफा होती है। इसकी एक फसल जो है वो जुलाई में लगती है, और जो अक्टूबर में तैयार हो जाती है। एक फरवरी मार्च में लगती है, जो जून जुलाई में तैयार हो जाती है। तो ये साल में 2 दफा आप श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान अगले 1 साल में मरियम नवाज के इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग कर सकेगा तो $1 बिलियन की पंजाब को आमदन होगी। इसकी सप्लाई चेन भी बनाई जा रही है और इसके एक्सपर्ट्स भी लिए जा रहे हैं। भारत भी श्रिम्प फार्मिंग कर रहा है, इक्वाडोर भी कर रहा है, वियतनाम भी कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये पहला पायलट प्रोजेक्ट श्रिम्प फार्मिंग का कामयाब कर लिया है। 100 एकड़ पे 100 टन की फसल मिली है, तो श्रिम्प फार्मिंग मिली है, श्रिम्प्स दिखाए गए हैं साफियों को, और अब इसको 1 लाख एकड़ तक ले जाने का मंसूबा बनाया गया। मैं समझता हूँ ज़र मुबादला कमाने का ये अच्छा मंसूबा है। हमारी जो ज़मीन फसल के काम नहीं आ सकती, उसको हम श्रिम्प फार्मिंग के काम ले आए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती।
तो नाज़रीन, ये थी आज की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।